म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है। ये टिप दोस्तों से लेते हो पर अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना कुछ जान जाओगे कि खुद ही बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर पाओगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड पिक करते हुए किन स्टेप्स को फॉलो करना है ये काफी जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, 5 गलतियों को अवॉइड करना, और वो कौन सी है वो भी बताऊंगा। पहले क्या करना है उसे जान लेते हैं। स्टेप नंबर 4, लुक फॉर कंसिस्टेंसी। बुल मार्केट के टाइम ज्यादातर फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंट नहीं होते, यानी कि उन पर्टिकुलर 1 या 2 सालों में वो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं, पर 5 से 10 साल के टाइम में वो कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे पाते। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे फंड की कैटेगरी रेस्ट्रिक्शन, फंड मैनेजर की इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। पर हमें प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन पर फोकस करना है। इसलिए सबसे पहले उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए जो मार्केट में पिछले 5 या 10 साल से हो और उन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी ही आपकी वेल्थ क्रिएट करके देगी। स्टेप नंबर 3, लो एक्सपेंस रेशियो। हाई एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को उसी तरह खाती है जैसे लकड़ी को घुन, इसलिए लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड ढूंढना काफी जरूरी है। लो एक्सपेंस रेशियो जनरली इंडेक्स फंड में कम होती है, क्योंकि वो पैसिवली मैनेज किए जाते हैं और किसी एक इंडाइसिस को वो ट्रैक करते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर आप एक्टिव फंड्स के साथ जाना चाहते हैं तो फिर लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनना काफी जरूरी हो जाता है। पर अगर इसका कॉन्ट्ररी व्यू देखूं तो जिन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को हाई मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है, उनकी एक्सपेंस रेशियो भी आपको हाई ही मिलेगी। इसलिए ये फैसला आपको लेना है कि हाई एक्सपेंस रेशियो देके हाई रिटर्न लेनी है या लो एक्सपेंस रेशियो देके एवरेज रिटर्न। स्टेप नंबर 2, लो टर्नओवर रेशियो। इस पॉइंट को समझने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1-2 साल के लिए या 5-10 साल के लिए। अगर तो जवाब है 5 से 10 साल, तो आप जो फंड चूज करेंगे उसकी टर्नओवर रेशियो कम होनी चाहिए, यानी कि फंड मैनेजर उस फंड की होल्डिंग को ज्यादा बाय या सेल ना करता हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा बाय और सेल करता होगा तो उस फंड की एक्सपेंस रेशियो भी हाई होगी, और दूसरा इसका मतलब होगा कि फंड मैनेजर मोमेंटम चेज कर रहा है। वही इसके उलट अगर किसी फंड की टर्नओवर रेशियो कम है तो ये फंड मैनेजर की कन्विक्शन को शो करता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी बात है। स्टेप नंबर 1, बेस्ट मैनेजर। तो बताइए आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। पहला रीजन है कि हम इंडियंस इतने फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है कि खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए। अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो शेयर बाय करने के बाद नीचे चला जाता है, और अगर ऊपर भी जाता है तो प्रॉफिट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि वो पोर्टफोलियो रिटर्न को पॉजिटिव इंपैक्ट करे। दूसरा रीजन है टाइम ही नहीं है, क्योंकि किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले कंपनी को स्टडी करना पड़ता है, इंडस्ट्री रिसर्च करनी पड़ती है, और इसके लिए टाइम चाहिए, और वो तो हमारे पास है नहीं। तो इन्हीं रीजंस के चलते हम अपने पैसे किसी एक फंड मैनेजर को देते हैं, इस भरोसे पर कि वो हमारे पैसे को बढ़ाकर देगा। तो इसका मतलब कि हम उस फंड मैनेजर पर बेट ले रहे हैं। इसके लिए फंड मैनेजर का स्किल्ड होना बहुत ही जरूरी है, उसका अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को लेकर फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पैसा बनने की जगह स्वाहा हो सकता है। अच्छा फंड मैनेजर ढूंढने के लिए आपको उनके द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड की 5 ईयर की रिटर्न देखनी चाहिए कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और दूसरा तरीका है उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को जानना। इसके लिए आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। एक और बात, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और कौन सा खराब, वो प्लीज कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। अब उन गलतियों की बात करते हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी। गलती नंबर 5, म्यूचुअल फंड रेटिंग। म्यूचुअल फंड की आप जो रेटिंग देखते हैं वो रिसर्च फर्म, एजेंसीज और पब्लिकेशंस के द्वारा असाइन की जाती है, जिससे आपको फंड की परफॉर्मेंस, रिस्क और ओवरऑल क्वालिटी का पता चलता है। पर एक फंड के असेसमेंट करने के हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, और वो आपको नहीं पता, और जो आपको पता नहीं उस पर आप कैसे बेट ले सकते हैं। इसलिए कभी भी अकेले रेटिंग को देखकर फैसला मत लीजिए। गलती नंबर 4, थीमेटिक फंड्स। यहाँ आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, और वो ये कि आप मार्केट साइकिल्स को अच्छे से समझते हैं या नहीं।
अगर तो आप जॉब या बिजनेस करते हैं और मार्केट स्टडी के लिए टाइम नहीं है पर पैसा भी ग्रो करना चाहते हैं तो आपका थीमेटिक फंड से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ सेक्टर जैसे कि आईटी, रियल एस्टेट, बैंकिंग ये सब सिक्लिकल होते हैं और एक साइकिल में चलते हैं, चाहे वो साइकिल 2 साल का हो या 4 का। अगर आपको ये साइकिल नहीं पता तो फिर थीमेटिक और सेक्टरल फंड से आपको दूर रहना ही अच्छा है। गलती नंबर 3, एनएफओस। ये म्यूचुअल फंड का आईपीओ होता है। जैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय हम इन्वेस्टर्स के पास कंपनी एनालाइज करने के लिए बहुत कम डाटा होता है, वैसे ही एनएफओ में इन्वेस्ट करते समय हमें नहीं पता होता कि ये स्कीम फ्यूचर में कितनी रिटर्न देगी। और आप एक बात नोटिस करेंगे कि ज्यादातर एनएफओस बुल मार्केट के टाइम ही आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर किसी भी चीज में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर पैसा लगाने से पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि एएमसी को न्यू स्कीम लॉन्च करने की क्या जरूरत है। इसका एक पॉसिबल जवाब ये भी बनता है कि उसके पुराने फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए नए फंड्स लाए जा रहे हैं। इसलिए जो फंड्स ऑलरेडी पिछले 5 से 7 साल में मार्केट में हैं, उनके साथ ही आपको जाना चाहिए। गलती नंबर 2, एग्जिट लोड। ये एक एक्सपेंस होता है और आपको तब लगता है जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को 1 साल के अंदर बेचते हैं। मेजॉरिटी फंड्स में ये 1% होता है और कुछ फंड्स में ये 2% भी होता है। ये इसलिए डिजाइन किया गया होता है ताकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे और बार बार फंड ना बेचे। जो पैसा आपको रिडेम्पशन पर मिलता है ये एग्जिट लोड उसमें से काट लिया जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय एग्जिट लोड पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हाई एग्जिट लोड आपकी ओवरऑल रिटर्न्स को काफी इम्पैक्ट करता है। गलती नंबर 1, ओवरलैपिंग। अगर आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास एक से ज्यादा फंड होंगे, पर आपने कभी चेक किया है कि आपके सारे फंड आपस में कितना ओवरलैप कर रहे हैं? ओवरलैप का मतलब होता है फंड ए में जो कंपनीज है वही सेम कंपनीज फंड बी में भी है। और अगर आप डाइवर्सिफिकेशन सोचकर फंड चूज करते हैं तो ओवरलैप की वजह से आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके दोनों फंड्स आपस में ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन दोनों फंड्स में टोटल 28% स्टॉक सेम है और अगर सेम है तो फिर डाइवर्सिफिकेशन काहेगी। इसलिए जब भी फंड पिक करना हो तो ओवरलैपिंग का जरूर ध्यान रखिए। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता देता हूं जो मे भी आपको पता हो, पर रिमाइंड करवाना मेरा फर्ज है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बने। 5th पॉइंट, रिस्क टॉलरेंस। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, फिर उसी के हिसाब से फंड सिलेक्ट कीजिए। 4th पॉइंट, हमेशा डायरेक्ट फंड चूज कीजिए क्योंकि इसमें आपको कम एक्सपेंस रेशियो देनी होगी। 3rd पॉइंट है फंड का पास्ट रिकॉर्ड जरूर चेक कीजिए। 2nd पॉइंट है एएमसी रेप्यूटेबल होनी चाहिए और उसका पास्ट रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। और 1st पॉइंट है बहुत ज्यादा फंड्स को खरीदना। कुछ लोग 15 से 20 म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और फिर उसमें उलझे रहते हैं, इसलिए इतने फंड्स की जरूरत नहीं होती। 3 से 4 फंड ठीक है, वो भी ओवरलैप का ध्यान रखते हुए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और एजुकेट करने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।